like a Hellcat. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मूव टुवर्ड्स स्काई। तो सबसे पहले तो आप सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन और एडवांस में हैप्पी भाई दूज। फेस्टिव सीजन चल रहा है, तब भी पढ़ाई जरूरी है, पढ़ते रहिए। आज नई वीडियो आ रही है और वो जो वीडियो है उसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सिविक्स चैप्टर 2 का, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आखिर इंडिया क्यों एक फेडरल कंट्री है। अगर आपने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज उसे देख लीजिए, उसके बाद आपको यह वीडियो तो बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक है, तो व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, आखिर इंडिया क्यों एक फेडरल कंट्री है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, क्या क्या पढ़ा था, बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी और श्रीलंका की कहानी पढ़ी थी। बहुत ही ब्रीफ में घुस के एक एक पॉइंट पढ़ा था दोनों की कहानियों का, है ना। अब बेल्जियम भी क्या थी, एक स्मॉल कंट्री थी। इंडिया के हरियाणा सिर्फ एक स्टेट से भी छोटा बेल्जियम था और तकरीबन उसके आसपास श्रीलंका था। लेकिन वो दोनों क्या थी, डाइवर्स कंट्रीज थी। ठीक है, वहां पे डाइवर्सिटी थी, उनके एथनिक कंपोजिशन थी। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने देखा कि पावर शेयरिंग की काफी प्रॉब्लम्स आई। किस किस में, दोनों ही कंट्रीज में, बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, वो कंट्री तो बहुत छोटी थी एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, बट क्योंकि वहां की पॉपुलेशन डाइवर्स थी तो वहां की गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े या अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ा। बहुत प्रॉब्लम्स उनके सामने आई पावर शेयरिंग के मुद्दे को हैंडल करने में। अब इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, एक बहुत वास्ट कंट्री है। वहां तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, एरिया इतना बड़ा है, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजन। ठीक है, तो इंडिया में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब उन्हें किस तरीके से टैकल किया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फेडरलिज्म नहीं है। वो मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही घुस के बताया है, हर एक पॉइंट, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट बताया है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है। अब बात करते हैं क्यों आखिर इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर ये था कि वहां पर एक या उससे ज्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारे इंडिया में भी क्या है, 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पहले स्टेट गवर्नमेंट्स भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी थी। दोनों की दोनों क्या थी, इंडिपेंडेंट। दोनों की दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फेडरलिज्म का पहला फीचर क्या हो गया, करेक्ट। अब बाद में क्या आ गया, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया। चलो वो तो बात की बात है, वो तो हम लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया में। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि जितने भी 7 फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, कि फेडरलिज्म में अलग अलग जो गवर्नमेंट है उनका ज्यूरिसडिक्शन सेपरेट सेपरेट है, वो सब पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड हैं, वो सब बातें, रेवेन्यू के सोर्सेज भी क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं, कोर्ट क्या है, अंपायर हैं। तो वो सब बातें हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली। तो इंडिया में वो सारे के सारे 7 फीचर जितने भी फेडरलिज्म के हैं, जो होने चाहिए एक फेडरल कंट्री में, वो सब क्या हैं, बिल्कुल श्योरिटी से हैं। इंडिया में वो सारे के सारे 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या रहते हैं, पाए जाते हैं, या कह लो जो भी, फॉर श्योर हर एक फीचर क्या है, टिक है, करेक्ट। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री हम कह सकते हैं, क्योंकि फेडरलिज्म का हर एक फीचर इंडिया फुलफिल करता है। अच्छा, अब इंडिया में क्या है, इंडिया को क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था 1947 में। बहुत ही मेसी पार्टीशन हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, काफी मेसी पार्टीशन तब हुआ था, एक ब्लडी पार्टीशन था वो। ठीक है, उसके बाद कई सारी प्रिंसली स्टेट्स क्या बन गई, इंडिया का पार्ट बन गई, इंडिया का हिस्सा बन गई थी। जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारी स्टेट्स से मिलकर बना है इंडिया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल, कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल वर्ड कहीं नहीं लिखा, मगर जो उसके फीचर्स हैं, जो उन्होंने हमारे इंडिया में जिस तरीके से काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से फ्रेम किया गया है, वो फेडरलिज्म के सारे फीचर्स को पूरी तरह से फुलफिल करता है।
इसीलिए हम इंडिया को फेडरल कंट्री कह सकते हैं। अब क्या खास बात आती है इंडिया में, इंडिया के फेडरलिज्म करने में। हर एक कंट्री का हर एक गवर्नमेंट का क्या है, अपना एक सेपरेट जूरिसडिक्शन है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस बारे में लॉज बना सकती है, उसकी क्या रीजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन के लिए लॉज निकाल सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए। पिछले वीडियो में देख के आइए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पिछले वाला, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो हर एक गवर्नमेंट का क्या है, अपना सेपरेट जुरिसडिक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन के लिए लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के लिए लॉज बनाती है, तो उसका जुरिसडिक्शन अलग हो गया। स्टेट गवर्नमेंट पूरे नेशन के लिए लॉ नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए लॉ बनाएगी। किस किस मुद्दे पर लॉ बना सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। नेशनल गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट पर लॉ निकाल सकती है वो बातें अलग हैं। तो अब हमें वही पढ़ना है कि आखिर कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और कुछ ऐसे कॉमन इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट भी होते हैं जिन पर दोनों काम कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो आइए, 3 लिस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मैं हटा देता हूं। ये देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट। पहली कौन सी है, पहली है यूनियन, पहली कौन सी है, यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है कंकरेंट। कौन सी है वो, कंकरेंट। बोर्ड आपको बिल्कुल विजिबल हो, आई एम होपिंग दिस। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर नेशनल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। वो सारे सब्जेक्ट्स जिन पर सिर्फ और सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जिसे आप कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट वो लॉज बना सके, उन्हें हमने यूनियन लिस्ट में डाल दिया। हमने कहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाएगी जिन सब्जेक्ट्स पर, उन्हें हम एक लिस्ट में रख देते हैं और उसका नाम दे देते हैं यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो यूनियन लिस्ट नाम दे दिया। जिन जिन टॉपिक्स पर, जिन जिन सब्जेक्ट्स पर स्टेट को अधिकार मिलना चाहिए कि वो लॉ बनाए, वो हम स्टेट लिस्ट में रख देते हैं। और जिन जिन टॉपिक्स पर या जिन जिन सब्जेक्ट्स पर दोनों की दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकें, उन्हें हम कंकरेंट लिस्ट में रख देते हैं। तो यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स आएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, जो पूरे की पूरी कंट्री में सिमिलर होने चाहिए, सिमिलरली फॉलो होना चाहिए, सबका पैटर्न सेम होना चाहिए। वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे टॉपिक्स पर लॉज कौन बनाएगा, यूनियन लिस्ट। एग्जाम्पल सोचेंगे बहुत आसान है। डिफेंस, पूरी कंट्री की डिफेंस होती है, राइट। पूरी कंट्री की सुरक्षा होती है, राष्ट्र की सुरक्षा होती है। जो सेना बनती है वो राष्ट्र की बनती है, राज्य की नहीं बनती। डिफेंस पर किसका काम है, यूनियन लिस्ट का। यूनियन लिस्ट में आएगा डिफेंस। करेंसी हो गया, करेंसी पूरे के पूरे देश में क्या चलती है, रुपीज, तो वो क्या आएगा, वो कॉमन एकदम पूरा नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक है, नेशनल इंपॉर्टेंस। एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा टॉपिक जो कि पूरी कंट्री में सिमिलर होना चाहिए, उसे हम कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक। जैसे कि डिफेंस, जैसे कि करेंसी हो गई, बैंकिंग हो गई। ठीक है, वो सारे मुद्दे हमारे आते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस में। स्टेट के कौन से मुद्दे होंगे, स्टेट के कौन से होंगे, हमारा फार्मिंग हो गया, पुलिस वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वो सब बातें हमारी स्टेट लिस्ट में आएंगी। ठीक है, ट्रेड वगैरह वो सब जो स्टेट लिस्ट हैंडल करती है, स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है।
कंकरेंट लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जो कि कॉमन इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो कि कॉमन इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिनमें हर एक टॉपिक, मतलब वो टॉपिक्स जिन पर यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना सके, जिन पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सके अपने अपने रीजन में। ठीक है, वो कौन से हैं? वो कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरह से एजुकेशन पर जो अपने रीजन में, अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्टेट के लिए जैसा भी एजुकेशन पर लॉ बनाना चाहे बना सकती है, वो फ्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी सेंटर के लिए, पूरे के पूरे नेशन के लिए जो एजुकेशन पर लॉ बनाना चाहे बना सकती है। तो एजुकेशन क्या मुद्दा हो गया? एक कॉमन इंपॉर्टेंस का मुद्दा हो गया। वो स्टेट के लिए भी जरूरी है, वो नेशन के लिए भी जरूरी है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? एजुकेशन क्या है? एक कॉमन इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी एजुकेशन पर लॉ बना सकती है, नेशनल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी उस पर लॉ बना सकती है। किस पर? एजुकेशन पर। और बुक में कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और क्या है? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो ना यूनियन लिस्ट में रखे जा सके, जो ना ही स्टेट लिस्ट में रखे जा सके, जो ना ही कंकरेंट लिस्ट में फिट बैठे। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो समझ ही नहीं आ रहे थे कि किस लिस्ट में रखें, उन्हें हमने अलग से साइड में रख दिया। क्या नाम रख देकर? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। बहुत ही कम सब्जेक्ट्स है उसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो कंप्यूटर आईटी। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर समझ नहीं आ रहा था कि यूनियन गवर्नमेंट को लॉ बनाने चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने चाहिए। तो इसे हमने रेजिडुअरी सब्जेक्ट में रख दिया कि जो लॉ बनाना चाहेगा वो बना सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स हमें शो करते हैं कि क्यों आखिर इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। सारे के सारे फीचर जो है फेडरलिज्म के इंडिया में फुलफिल होते हैं। इंडिया में 2 टायर का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बाद में एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया। हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट का क्या है? अपना ज्यूरिसडिक्शन है, अपना अथॉरिटी है, अपनी खुद का रीजन है जहां पर वो लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सके। स्टेट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आ सकते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सके। कंकरेंट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सके। और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में वो लॉ आते हैं जो कि इन तीनों लिस्ट में ही फिट नहीं बैठ पाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अब अगले में हम पढ़ेंगे कि कुछ स्टेट्स के पास अपनी सेपरेट पावर होती है और कुछ ऐसी रीजन्स होते हैं जिन्हें हम स्टेट नहीं कह सकते, तो हम उन्हें यूनियन टेरिटरी कह देते हैं। पढ़ते आए ना कितने स्टेट्स कितने यूनियन टेरिटरीज, तो उन्हें यूनियन टेरिटरी क्यों कहा वो हमें पढ़ना है। तो बस पढ़ते रहिए, मजे करिए। गुड लक, बाय बाय।